के साथ पहली बार हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे, लॉकडाउन में अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके मैं साइंस में आया हूँ। आशा करता हूँ आप सारे लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। साथ ही साथ कोशिश होगी कि बहुत सारे प्रश्न यहीं से मिले जब आप एग्ज़ाम के सेंटर में बैठें। आइए शुरू कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय मित्रों, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल ओम ज्ञान एक्सप्रेस पर, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अम्ल वर्षा में याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में HCl लगा देते हैं। HCl नहीं होता। अम्ल वर्षा में जो अधिकता होती है डियर स्टूडेंट, वो सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। समझ में आ रही है बात? सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है जब अम्ल वर्षा होती है। इसका अगर मैं फार्मूला आपको बता दूं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का ये केमिकल फार्मूला है H2SO4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा आप, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्ल वर्षा में इसकी सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, सिंचा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सिंचा संचायक सेल या जिसे शुष्क सेल भी कहा जाता है, ये सिंचा संचायक सेल जिसे शुष्क सेल भी कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है। H2SO4 याद रखिएगा, जिसे तेजाब कहते हैं ना, स्किन पे पड़ जाता है तो स्किन कट जाती है ना, एसिड अटैक HCl H2SO4 से होता है। तो बैटरी के अंदर यही पड़ता है, इसी को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब, और इसका केमिकल फार्मूला H2SO4 है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, सवाल पूछा जाता है। तीसरा सवाल, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं डियर स्टूडेंट्स? बैरल का जो यूज होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, और लिक्विड चीज़ों को खरीदने के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ को खरीदने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है। एक बैरल में याद रखिएगा 159 लीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ध्यान दें। इस बार एग्जाम में आए तो आप गलत नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप ओम ज्ञान एक्सप्रेस, ओम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। अगला ये देखते हैं, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में पूछा गया, भारत में यूरेनियम खदान। याद रखिएगा, यूरेनियम खदान की अगर मैं बात करूं तो यूरेनियम पदार्थ से है। आपको पता है एक्सप्लोजिव मटेरियल है, भारत में भी पाया जाता है लेकिन अल्प मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक की मात्रा भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। याद रखिएगा, साउथ कंट्रीज में, साउथ स्टेट्स में, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे अभ्रक पाया जाता है। यूरेनियम कम पाया जाता है, लेकिन भारत में जो पाया जाता है इसकी खदान जादूगोड़ा में है, जादूगोड़ा में है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेरिकल्चर का संबंध किससे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। आप सारे लोग वनडे एग्जाम्स में अगर बैठ रहे हैं तो आपने कई बार इस क्वेश्चन को देखा होगा। सेरिकल्चर का संबंध याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये रेशम कीट से है। किसी तरीके की कंफ्यूजन मत पालिएगा, रेशम कीट से ही सेरिकल्चर का संबंध होता है। समझ में आ रही है बात? तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आप सारे लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह क्या कौन सा है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह क्या है, कौन सा है? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, डियर स्टूडेंट्स, सेरस। राइट, कई जगह आपको ये सारस दिखेगा तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, सेरस या सारस दिखेगा। साइरस भी दिखेगा, अंग्रेजी में साइरस लिखा होता है डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में कई बार साइरस लिखा होता है, SIURS। ठीक है, तो कोई भी होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए सेरस लिख दिया क्योंकि कई बार ऑप्शंस में सेरस भी लिखा मिला है, साइरस भी लिखा मिलेगा। आपको मास्टर नहीं होना है, इस तरीके के वर्ड दिखेंगे, इसी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब मिला? पता है भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही थी ना, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता रहा था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब देश में सरकार जो भी होगी उसमें महिलाओं का योगदान भी होगा। उन्हें मत देने का अधिकार 1926 में मिला भारत में। याद रखिएगा, अंग्रेजी शासन उस समय था, लेकिन जो भी मत प्रणाली हुआ करती थी डियर स्टूडेंट्स, वहां पर महिलाओं को मत देने का अधिकार भी हुआ करता था। समझ में आ रही है? तब से महिलाओं को मत देने का अधिकार। अभी तो आपको पता ही है 33% आरक्षण है, राजनीतिक व्यवस्थाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? लोकसभा के बारे में आपको बता दूं, लोकसभा सीटों में जितनी भी सीटें होती हैं उसमें से 33% जो सीटें रिजर्व हैं वो महिलाओं के लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है कई बार कि लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है, तो वो 33% है। ये ध्यान दीजिएगा,
कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स मैं बीच बीच में बता दे रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, आप उस पर भी ध्यान देते रहें। आइए, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? यूपी पुलिस में, और जो स्टेट पुलिस केवल यूपी के लिए नहीं बता रहा हूँ, हर एक राज्य की जो स्टेट पुलिस होती है उसका अपना एक प्रशिक्षण होता है, लोकल प्रशिक्षण होता है, ठीक है ना। भारतीय पुलिस सेवा का जो प्रशिक्षण है वो हैदराबाद में है। ये भारतीय पुलिस सेवा में याद रखिएगा आईपीएस से संबंधित बात कर रहा है। जो आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर होता है, आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर है वो हैदराबाद में है। समझ में आ रही है बात? जहां पे हमारे आईपीएस का फुल फॉर्म डियर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे, इंडियन पुलिस सर्विसेज। समझ में आ रहा है? इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस, और इसका प्रशिक्षण जो जगह है वो हैदराबाद, और हैदराबाद आपको पता है किस स्टेट में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, सिविल सेवाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही अच्छा योगदान रहा है एक अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड लिटन का नाम अगर आपने सुना हो, ऑप्शन बी देख पा रहे हो, तो भारत में सिविल सेवाओं को लेकर के ही यही आए थे। याद रखिएगा, जो सिविल सेवाएं अभी भी भारत में चल रही हैं, जिसमें आपके आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, ये सारे बड़े अधिकारियों का चयन होता है, ये सिविल सेवाओं का जो एक प्रक्रिया है वो अंग्रेजों के समय से चल रही है। लॉर्ड रिटन जब भारत के गवर्नर जनरल थे तो उनके समय में ये व्यवस्था भारत में आई थी। आइए आगे बढ़ जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, बीजक के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, यहाँ पे जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसमें रैंडम क्वेश्चन होंगे जो साइंस के भी हैं, हिंदी के भी हैं, जनरल नॉलेज के भी हैं, लेकिन कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। और आप अगर परीक्षाएं देते हैं तो एक चीज से भली बात परिचित होंगे, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट प्रश्न को जरूर ध्यान दीजिए। बीजक के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, बीजक के रचयिता ये कबीर है। कबीर बीजक के रचयिता, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जहां पे हिंदी सिलेबस यूपी लेखपाल जो आने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशंस राज्य सरकार उत्तर प्रदेश जल्द ही जारी करने वाली है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं पूरी हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवेंद्र पांडे आप लोगों के साथ लगातार चल रहा हूं ओम ज्ञान एक्सप्रेस चैनल पर, और मैं आशा करता हूं आप सारे लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। गीत गोविंद, ये कई बार पूछा गया स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। बहुत ही अच्छा इनका लिखने की शैली रही है। भारतीय साहित्य में अगर मैं देखूं तो जयदेव का बड़ा ही बेहतर योगदान रहा है। बहुत सारी रचनाएं इनकी रही है, गीत गोविंद उनमें से प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। याद रखिएगा, जयदेव ने लिखा है। आइए अगला क्वेश्चन कर जाते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको मारा था। उनके अपने वैचारिक मतभेद थे, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। एक चीज मैं बता दूं, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी की हत्या हुई थी डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई, और उसी देश को लेकर के, उसी डेट को लेकर के शहीद दिवस भी मनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जाता है शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी को, इसलिए 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है 1948। याद रखिएगा। एक नया क्वेश्चन आपको मैं दे दिया हूं। आइए अगला क्वेश्चन, कायदे आजम। कायदे आजम पाकिस्तान में बड़े ही प्रसिद्ध हैं, और पाकिस्तान की आधारशिला रखने वाले ये एकमात्र इंसान जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी मुस्लिम लीग की बैठक में, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान में ये कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कायदे आजम कौन है, तो आप आजम खान मत समझिएगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के सूत्रपात करने वाले व्यक्ति हैं ये। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 है, मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? अगर इसकी मैं बात करूं, 1939 में मुस्लिम लीग की स्थापना ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जब हुई थी डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ इसलिए कि भारत पाकिस्तान को चाहने वाले लोग कितने थे, पाकिस्तान को चाहने वाले लोग कितने थे, उसके लेकर के एक संस्था बनी थी मुस्लिम लीग, जिसने वोट के जरिए कहीं ना कहीं अपने पक्ष को रखा था कि वो पाकिस्तान को चाहते हैं या नहीं चाहते। राइट। आइए, तो इसमें 1939 सही होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, ये वाला ऑप्शन सही था इसमें। आगे बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? डियर स्टूडेंट्स, राज्यसभा की बैठक मैं बता दूं 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा, याद रखिएगा, राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। दूसरी चीज़ राज्यसभा के बारे में बताऊं, ये अपर हाउस या उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये अपर हाउस या उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। एक और बात बता दूं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। एक उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि राज्यसभा को कभी भी
क्या नहीं किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता। ये अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को, ये भी ध्यान दीजिएगा। अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अस्थाई सदन कौन सा है? राज्यसभा है। किसे नहीं भंग किया जा सकता? राज्यसभा को नहीं भंग किया जा सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य चुनकर आते हैं वो जनता के बीच से नहीं, जबकि मनोनीत होते हैं। अलग अलग क्षेत्र, कला, विज्ञान, इतिहास, ये क्षेत्र या सामाजिक कार्य में जिन्होंने पराकाष्ठा हासिल की है उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है। आइए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, राज्यसभा का पहला जो गठन हुआ था वो 3 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, राज्यसभा का पहला सर्वप्रथम गठन कब हुआ राज्यसभा का? तो वो 3 अगस्त 1952 को हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। ये MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, ये SSC CGL प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, और यही सेम क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। आइए अगला पढ़ जाते हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड कब शुरू की गई? इक्विटी फंड एक्चुअली ये शेयर मार्केट से संबंधित प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, पूछा गया है। बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो ये शेयर मार्केट से संबंधित बात है, 1996 की बात है। 1996 में इक्विटी फंड की स्थापना की गई। मैं शिवेंद्र पांडे आप लोगों के साथ लगातार ओम ज्ञान चैनल पर जीके के एक 50 क्वेश्चन की फास्ट सीरीज के साथ में हूँ। मुझे आशा आप सारे लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी आपके साथ एग्जाम में अच्छा कर पाएं और सिलेक्शन ले पाएं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा किस मद से प्राप्त होती है? विदेशी मुद्रा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, विदेशी मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो वो रत्न और आभूषण, ज्वेलरी से मिलता है। याद रखिएगा, रत्न चाहे वो डायमंड या आभूषण है, वहां से भारत को विदेशी मुद्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है। मैं बता दूं, भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक देश है। अगर मैं देखूं, मंगाता भारत बहुत ज़्यादा सोना है, लेकिन उसको डिज़ाइन करके बेचने में भी भारत अच्छा स्थान रखा हुआ है। विदेशों में ये एक्सपोर्ट भी करता है बनी बनाई ज्वेलरी को। आभूषण से जो आभूषण हैं जिन्हें डिजाइन करके भारत विदेशों में बेचता है और उससे विदेशी मुद्रा को प्राप्त करता है। तो वो कहाँ से प्राप्त करता है? रत्न और आभूषणों से। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। ओजोन परत अवस्थित है, याद रखिएगा। ओजोन परत की मैं अगर बात करूं तो ये समताप मंडल में है। याद रखिएगा, ओजोन परत बी वाले ऑप्शन पे जाइएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। ओजोन परत समताप मंडल में है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे निकट वाले लेयर है ये क्षोभ मंडल। याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे निकट अगर कोई पहला, अगर पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्षोभ मंडल आपकी पहली परत है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है पृथ्वी के बाद जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो पहला मंडल कौन सा पड़ता है? तो क्षोभ मंडल है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? समताप मंडल में। स्टूडेंट्स याद रखिएगा बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? याद रखिएगा भाई, हवाई जहाज वहीं उड़ेगा जहां का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। समताप मंडल, जहां पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरी नहीं करता है। तो हवाई जहाज क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता। क्षोभ मंडल के तुरंत बाद जो समताप मंडल आता है उसी में उड़ता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर एक नॉर्मल होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ये चीज़ें संभव हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर है, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। याद रखिएगा, बहुत ही लंबा इस समय हमारे यहाँ सड़क परिवहन निगम लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। और सड़क प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो भारत इस समय दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं कि आप गूगल से ढूंढकर बताएं कि पहले स्थान पर सड़क प्रणाली में कौन है। कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, पहले स्थान पर सड़क प्रणाली में कौन सा देश है जिसकी सड़क मार्ग की जो व्यवस्था है वो प्रथम पर है। कमेंट में जरूर बताइए डियर स्टूडेंट्स। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? याद रखिएगा, रेल की शुरुआत और रेल चलेगी कहाँ पर आपको पता है। अंग्रेज इसमें सबसे आगे थे। ब्रिटेन ने सबसे पहले रेल मार्ग का शुरुआत किया डियर स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, रेल मार्ग का शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन ने किया। बिल्कुल याद रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए बात। क्वेश्चन ये UPPCS 2014 में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? याद रखिएगा, अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारी कहानी आपने पढ़ी होगी। अमीर खुसरो बीरबल और अकबर को लेकर के, है ना। आपको पता है बीरबल और अमीर खुसरो में बहुत तनी तना रहा करते थे। इनका नाम जो था वो मोहम्मद हसन था। याद रखिएगा, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है डियर स्टूडेंट्स वो मोहम्मद हसन है। पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा इस पर भी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, पुनर्जागरण, जिसने सामाजिक अव्यवस्थाओं को दूर किया, जिसने सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को भारत में
प्रसार करने की बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल रहे। भारत में पुनर्जागरण का मतलब क्या है? अंग्रेजों ने जब भारत को कैप्चर कर लिया डियर स्टूडेंट, तो हम पूरी तरीके से अपने सांस्कृतिक विरासत को खो बैठे थे। आशाएं और विकास, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी थी, अंग्रेजों के चंगुल में हम फंस चुके थे। लेकिन पुनर्जागरण एक बार फिर भारत का हुआ जब हम आज़ादी की तरफ बढ़े, और उसके लिए मैं बताऊं, राजा राम मोहन राय ने एक सामाजिक व्यवस्था को बहुत उच्च स्तर तक ले गए। इन्हें ही पुनर्जागरण का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं। सी ऑप्शन सही है डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस इसके लिए जाने जाते हैं। एक महान नेता जो भारतीय इतिहास से गायब हुआ तो शायद मिला ही नहीं, लेकिन भारत के लिए बहुत कुछ करने वाले सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के संस्थापक। उनके पहले सेनापति जो थे मोहन सिंह, इनके वीरता की कहानी आप गूगल पर पढ़ सकते हैं। बड़े ही वीर सैनिक आजाद हिंद फौज के रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। किस नेता ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की परिकल्पना प्रस्तुत की? याद रखिएगा, पाकिस्तान होना चाहिए, इस परिकल्पना को लेकर के सर्वप्रथम रहमत अली चौधरी, ठीक है, रहमत अली चौधरी आए थे पाकिस्तान के, और इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अगर किसी ने मजबूत की तो रहमत अली चौधरी हैं। पाकिस्तान में इनकी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में मांग की थी कि पाकिस्तान होना चाहिए, अलग इस्लामिक देश। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम यूरोपियन कंट्री है डियर स्टूडेंट्स। वियतनाम के बारे में भी आप नक्शे में देख सकते हैं। किसी एक दूसरे पेज में लेकर हम आएंगे, दूसरे सेशन में लेकर आएंगे जहाँ पे हम विश्व के नक्शे में बात करेंगे, वहाँ वियतनाम को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। हनोई इसकी राजधानी है। कई बार रैंडमली पूछ लिया जाता है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी लगभग क्या है? याद रखिएगा, जब हम 1 डिग्री विषुवत रेखा पर चलेंगे तो ये दूरी 111.32 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर जब विषुवत रेखा पर हम दूरी नापते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये 111.32 किलोमीटर, ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह कौन कौन से हैं? ग्रह के बारे में अगर मैं बताऊं, पृथ्वी बीच में अगर है तो उसके पास में मंगल और शुक्र, एक तरफ मंगल है और दूसरी तरफ शुक्र है। पृथ्वी बीच में है, एक तरफ मंगल है और दूसरी तरफ क्या है? शुक्र है। क्लियर हो रही है बात? ये याद रखिएगा, पृथ्वी के दोनों तरफ मंगल और शुक्र है। तारे का रंग सूचक है, याद रखिएगा, तारे का रंग सूचक अगर मैं बात करूं तो उसके ताप पर निर्भर करता है टेम्परेचर। तारा का जो टेम्परेचर है उसके ताप पर निर्भर करता है तारे का रंग सूचक। क्लियर हो रही है बात? आइए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक तत्व नहीं है? याद रखिएगा, प्राकृतिक तत्व की अगर मैं बात करूं, यूरेनियम, थोरियम, कैलिफोर्नियम, ये सारे प्राकृतिक तत्व हैं। लेकिन जो प्राकृतिक तत्व नहीं है वो नेपच्यूनियम है। याद रखिएगा, यह आर्टिफिशियली बनाया जाता है, यह प्रकृति से प्राप्त नहीं है। क्लियर हो रही है बात? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। आइए आगे बात कर जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। प्लास्टिक है, अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं, प्लास्टिक एक बहुलक है, राइट। बी ऑप्शन सही है। प्लास्टिक क्या है? एक तरीके का बहुलक है, पॉलीमर है। ये पॉलीथीन प्राप्त होता है, पॉलीमर याद रखिएगा बहुलीकरण से प्राप्त होता है, पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है। एथिलीन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। तो एथिलीन का ये पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण की प्रक्रिया के तहत पॉलीथीन को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया बायोलॉजी का है। माइटोकॉन्ड्रिया ये श्वसन से संबंधित है। याद रखिएगा, ये ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। कई बार पूछा जा सकता है व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन से संबंधित है ना, ऊर्जा का पावर हाउस है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है डियर स्टूडेंट? प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? हरित लवक में होता है। पत्तियां जो हरी होती हैं, पत्तियों से ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। क्लियर हो रही है बात? तो हरित लवक। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? तो भेड़ की उत्तम नस्ल भारत में पाई जाती है वह नेल्लोर है। नेल्लोर भारत में पाई जाने वाली सबसे उत्तम नस्ल है। आपको पता है भेड़ कहीं ना कहीं उनके बाल कई तरीके के रहते हैं, अगला सवाल
समय में भी एक तरीके का टैक्स चल रहा था कि जो भी उपज अनाज होगा उसका कुछ भाग किसान को देना पड़ता था, वहाँ के राजा को उनके खदान में जमा कराना पड़ता, खाद्यान्न में जमा कराना पड़ता था। तो 1/2 था, उपज का आधा अनाज दे ही देना पड़ता था, ये था भूमि कर के रूप में जमा करना पड़ता था। समझ में आ रहा है? तो शेरशाह ने उपज का आधा अनाज अपने खाद्यान्न में जमा कराने के लिए आदेश दिया हुआ था, ये भी चीज़ आप जानेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल कई बार पूछा जा चुका है शेरशाह के बारे में। फरीद खां इनका बचपन का नाम था, बिल्कुल याद रख लीजिए इसको। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। इसी तरीके के लगातार कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे और ये सफ़र तब तक चलता रहेगा जब तक आप सफलता के उस मुहाने पर ना पहुँचे जिसको आपने जिंदगी में मुकाम बनाया हुआ है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में, याद रखिएगा, कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ये शेरशाह सूरी वहाँ पे युद्ध लड़ रहे थे और उस दौरान कलिंजर में इनकी मौत हुई थी। आइए अगला सवाल कर लेते हैं, फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम की स्थापना की अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, इसी के नाम से बहुत सारे स्कूल आजकल आप देख रहे होंगे भारत में चल रहे हैं। फोर्ट विलियम स्कूल बहुत जगह पे चल रहे हैं। तो फोर्ट विलियम की जो स्थापना हुई थी वो 1690 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन ए के साथ चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो हवाई द्वीप की राजधानी अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट तो वो होनोलुलु है। होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे आप। आइए अगला देख लेते हैं, निम्न में कौन सबसे भारी धातु है? याद रखिएगा, सबसे भारी धातुओं में अगर मैं बात करूं तो रासायनिक लैब में, केमिस्ट्री लैब में जिसको सबसे भारी धातु के रूप में इन चारों ऑप्शनों में देखा गया वो ओस्मियम है। कई बार क्वेश्चन ओस्मियम के बारे में पूछा गया है। आप सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। आइए आगे बात कर जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? याद रखिएगा, बायोलॉजी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और बिल्डिंग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये याद रखिएगा, यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरीके के क्वेश्चन आप याद रखिएगा। यूपी टेट में तो पूछा गया, इस तरीके के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और इसके शब्द का इस्तेमाल भी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया। एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, याद रखेगा। 49 नंबर क्वेश्चन में, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के टोटल 31 होते हैं, टोटल 31। उच्चतम न्यायालय में, मुख्य न्यायालय में जो टोटल जजों की संख्या है, अगर उसमें मुख्य न्यायाधीश को मिला लिया जाए तो टोटल 31 है, लेकिन अगर उनको छोड़कर देखें तो टोटल जजों की संख्या 30 है। आप सभी लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लगे कि यूजफुल क्वेश्चन है, मैं शिवेंद्र पांडे ओम ज्ञान चैनल पर हूँ और इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चंस लेकर मैं आगे भी आऊँगा। लेकिन आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आइए लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक न्यायिक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? याद रखिएगा, जो न्यायिक व्यवस्था है भारत में जो चल रही है वो कनाडा से प्रेरित है। भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। आपको पता है ना, हमारा भारतीय संविधान 95% कॉपीड है, अलग अलग देशों से इनकी व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो उसमें जो न्यायिक प्रक्रिया की जो व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। डियर स्टूडेंट्स, आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन की पूरी सीरीज आप ओम ज्ञान चैनल पर देख रहे थे। आप फिर आपसे मुलाकात मैं फिर करूंगा शिवेंद्र पांडे नए वीडियो सेशन के साथ में, इस आशा और भरोसे के साथ कि आप इन 50 क्वेश्चनों को याद करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सारे लोग लाइफ एंजॉय करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, thank you very much for watching this video. Thank you very much to coming on my channel. See you again on the next video. Till then, have a nice time all.